दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज 3 साल हो गए पूरे हमारे गलवान घाटी में जो 20 निहत्थे जवानों को पीट पीट कर जिनकी हत्या कर दी गई थी चीनी सैनिकों के द्वारा और 76 अधमरे कर दिए गए थे। हालांकि ये सब घटनाक्रम 15 जून का था। 15 जून को जवानों की हत्या कर दी गई थी, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों की हत्या पर मुंह खोलने का साहस आज 17 जून को दिखाया था। मैं भी इस इंतजार में था कि देश का प्रधानमंत्री 20 जवान जो तत्काल शहीद हो गए थे और 21वां बेसन सिंह हवलदार 50 दिन बाद उनकी शहादत हुई। पर मैं आपको इस बात को आगे बढ़ाने से पहले आप सब लोगों से एक अपील करता हूं कि पहले इसे जरा सुने कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तब क्या कहा था। माइक के पास न वहाँ कोई सीधा हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उस वक्त हमारे देश के लिए संबोधन था जिस वक्त हमारे देश के गलवान घाटी में 20 शहादत दे चुके जवानों की चिताएं जल रही थी। ये उस वक्त का वक्तव्य हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है जिस वक्त 76 जवान अधमरे घायल तड़प रहे थे हॉस्पिटलों में। उस समय का वक्त बयान है, हमारी सीमा में न कोई घुस आया है, न हमारी जमीन पर किसी का कब्जा है, न हमारा किसी पोस्ट पर कोई घुसाया है, कब्जा किया है। ये जो बयान है ये मैंने आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुनवाया। मुझे लगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और मैं आपको बताना चाहता हूं, सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून 2020 को जब आत्महत्या की थी, जैसे ये समाचार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता लगा, 3 मिनट के अंदर तत्काल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त कर दिया था। हमारे देश में आत्महत्या करने वाले सुशांत सिंह राजपूत पर 20,000 से ज्यादा हिस्टोरिया की गई है। देश में पूरा पीपली लाइव बना के रखा गया। कभी कभी तो मुझे लगता है कि उस हत्या के पीछे इन्हीं का तो षड्यंत्र नहीं था। एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत की हत्या पर देश का प्रधानमंत्री 3 मिनट में शोक व्यक्त करता हो और दूसरी तरफ 15 जून को 20 निहत्थे जवानों की हत्या और 76 जवानों के अधमरे हो जाने के बाद पहले तो 2 दिन तक मुंह न खोल सके, फिर मुंह खोलने के बाद जो बोला कि यह शहादत भेजा नहीं जाएगी, 17 तारीख का है। 17 जून को 2020 को अमेरिकी डॉलर लिए गए थे, 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर का कर्जा लिया गया था चीनी बैंक से। और फिर 19 तारीख को 19 जून को मुझे याद है, ऑल पार्टी मीटिंग के बाद यह वक्तव्य मैंने आपको सुनाया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं क्या क्या हुआ था। अगर कोई घुसा नहीं था, सीमा पर किसी का कब्जा नहीं था, तो आप सब देशवासी याद करें, नरेंद्र मोदी ने कहा था, ऐलान किया मैंने, देश के सारे जो चीनी ऐप्स हैं ये बंद कर दिए, उन्हें प्रतिबंध लगा दिया गया था। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल मार्ग का जो ठेका था 1100 करोड़ रुपए का चीनी कंपनी का, उसे रद्द कर दिया गया था। वाह भाई लूटी गई थी कि देखो। अब 2 और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अभी 24 अप्रैल को हमारे देश के सेना और चीन के सेना अधिकारियों की वार्ता हुई। गलवान हमले के बाद का जिक्र कर रहा हूं, सीमा विवाद को लेकर के राजनाथ सिंह ने भी ऐलान किया कि हमारी सरकार हम जो है चीन के रक्षा मंत्री के साथ बातचीत करेंगे। तब आज हमारे देश के अंदर मैं ये सवाल करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर जब नरेंद्र मोदी आए थे तो चीन को लाल आंख दिखाने की बात की गई थी और अब पर्चे लहराए जा रहे, पोस्टर लहराए जा रहे हैं चौथी पास राजा के। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये चौथी पास राजा को लाने वाले, चौथी पास राजा को लाल आंख का दिखाने वाले चीन के आगे न केवल ये, हमारे विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि भाई चीन बहुत ताकतवर है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ये कायर सरकार को लाने वाले, मैं आपको बताना चाहता हूं, विवेकानंद फाउंडेशन है। विवेकानंद फाउंडेशन का मुखिया था अजीत डोभाल, और अजीत डोभाल आरएसएस का विशेष व्यक्ति जो अभी हमारे देश में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है।
और विवेकानंद फाउंडेशन के स्थापना करने वाला राष्ट्र स्वयं सेवक संघ और विवेकानंद फाउंडेशन ने अरविंद केजरीवाल को फाइनेंस किया और अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के साथ सौदा किया। 5 अप्रैल 2011 को अन्ना हजारे जंतर मंतर पर भूख हड़ताल में बैठे थे, मैं भी उसका हिस्सा रहा हूं। मैंने बाद में एक बड़ी मैगजीन, मेरे दोस्त हैं अमित सेन गुप्ता, मैंने परसों में उनको फोन किया, उनकी मैगजीन में मैंने बाकायदा माफी मांगी कि मैं इस गिरोह का हिस्सा रहा हूं। कारण आपको समझना पड़ेगा, तब लोकपाल की बात चल रही थी और पूरे भूख हड़ताल के बाद फिर लोकपाल पर सहमति बनने के बाद अन्ना ने कहा था कि मैं अगस्त में भी करूंगा और 16 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक आपको पता है जेल में गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक और फिर रामला मैदान में अन्ना ने बहुत बड़ी भूख हड़ताल की थी। मैंने उस मंच से कहा था, मैंने अपने देश में लोकतंत्र में इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं देखा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों ने टेबल के थपथपा करके सदन के अंदर, संसद के अंदर अन्ना के आंदोलन का समर्थन किया था। अब मैं आपके सामने यह बात कहना चाह रहा हूं कि 7वीं पास अन्ना हजारे को खड़ा करके एक प्रयोग किया आरएसएस ने, जो आज बात आ रही है चौथी पास राजा, अनपढ़ राजा, बिना टेलीप्रॉम्प्टर का मोदी का क्या बोलता है, मिमियाने लग जाते हैं मोदी, मिमियाने लग जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। क्या बोलना है एक शब्द, अगर टेलीप्रॉम्प्टर ने धोखा दे दिया तो नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। और तब मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि इस देश के अंदर, हमारे देश में इस आधुनिक युग में जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री दुनिया के जाने माने प्रधानमंत्री थे, उनके मुकाबले के लिए चौथी पास को उतारने के लिए आरएसएस ने अरविंद केजरीवाल के पीठ पर हाथ रख के विवेकानंद फाउंडेशन से पैसा लगा करके एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? क्या भारत में 7वीं पास अन्ना हजारे को नायक बनाया जा सकता है कि नहीं? और तब आपने सुना होगा, मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना, अब सारा देश हो गया अन्ना, ये नारे गूंजे थे। आज कहाँ है वो अन्ना हजारे? ना अन्ना हजारे गलवान घाटी में निहत्थे जवानों की हत्या के बाद प्रधानमंत्री के झूठ पर, जो मैंने कहा, न कोई गुस्सा है, न घुसाया है, न हमारी किसी चौकी पर किसी का कब्जा है। मैं दूसरा सुनाऊंगा, उसमें राजनाथ सिंह कहता है संसद के अंदर कि 38,000 वर्ग किलोमीटर पर चीन का कब्जा है। तब दोस्तों, अन्ना हजारे कहां अपनी म्यान में है? अन्ना हजारे ना तो पुलवामा में 40 जवानों की हत्या पर बोला, चौथी पास राजा ने हमारे देश की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज करा करके और जहाज की मांग खारिज करा करके जवानों की हत्या करवाई। केंद्र रिजर्व पुलिस की, क्योंकि लोकसभा के चुनाव थे, और बिहार रेजिमेंट के जवानों की जून में बिहार रेजिमेंट के जवानों की हत्या करवाई गलवान घाटी में, क्योंकि बिहार के चुनाव थे। अन्ना हजारे जवानों पर नहीं बोला, हमारे देश की बेटियां बैठी है पहलवान, इन पर नहीं बोला। मैं आपको बताना चाहता हूं और सुनाना चाहता हूं, आज की तारीख में कई अंधभक्त कहते हैं जीएसटी, सीजीएसटी की टीम वसूली का काम कर रही है देश के अंदर, देश भर में, और वसूली में भी क्या कर रही है, मैं आपको जिक्र करना चाहता हूं। राजस्थान का एक व्यापारी है और मध्य प्रदेश में, वहां उनके नोहाटा में तंबाकू और पान मसाले की फैक्ट्री है, उस पर 18 मई 2023 को सीजीएसटी ने, जबलपुर की टीम ने छापा मारा था। और छापा मार करके पान मसाले की जो कंपनी है गोपाल तंबाकू प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, उसके मालिक से कहा, हम तुम पर 10 करोड़ रुपए की चोरी का मुकदमा बना रहे हैं। 10 करोड़ की चोरी के मुकदमे से बचने का कोई तरीका तुम्हारे पास नहीं है। एक तरीका है कि तुम हमारे को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत दो। और फिर उसका मालिक अपना मकान बेचने के लिए विवश हो गया, पर फिर भी पैसा नहीं कर पा रहा था। आखिरकार तय हुआ कि सीजीएसटी की टीम जो वसूली कर रही है, जो वसूली करके ब्लैकमेल करती है, पहले टारगेट करती है कौन सी कंपनी पर छापा मारना है, छापा मारती है, का जब्त करती है और सील कर देती है, और फिर सौदा करती है। सौदा करने के लिए सौदा भी ये होता है कि आपका टैक्स चोरी हम ज्यादा दिखाएंगे और टैक्स चोरी कम करना तो हमसे भाई पैसा लो। 35 लाख रुपए रिश्वत में तय हुआ। 25 लाख रुपए
रिश्वत के और 10 लाख रुपए जमा कराने के पैसे उसके मालिक ने जमा कराए। ये जो छापेमारी का मामला है ये 18 मई का था और फिर जून में जाकर के जब बाद में बहुत कम पैसा रह गया 10 लाख रुपए, क्योंकि तमाम कागजात और जो छापे सील किया गया था उसके वापस लेन देन का जो होता है, तब किसी व्यक्ति ने राय दी और उस फैक्ट्री मालिक ने सीबीआई से संपर्क किया। सीबीआई ने जब छापा मारा तब वहां पकड़े गए सीजीएसटी की टीम के कपिल कांबले, अधीक्षक सोमेश गोस्वामी, इंस्पेक्टर विकास गुप्ता, प्रदीप हजारी और वीरेंद्र जैन। इन्हें गिरफ्तार कर दिया गया 7 लाख रुपए की रिश्वत के नोट गिनती करते हुए। तो हमारे देश के तमाम व्यापारियों से जो हमारे देश में टैक्स पद्धति के गुणगान करते हैं नरेंद्र मोदी, मैं जिस तरीके से देख रहा हूं इस लिस्ट में, मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि यह बिना मोटे भाई के संभव नहीं हो सकता है। इस टीम में वीरेंद्र जैन का, विकास गुप्ता का, कपिल कांबले का और सोमेश गोस्वामी जैसे लोगों का। इसका मतलब है सीजीएसटी टीम में चुन चुन करके अमित शाह के इशारे पर लोग तय किए गए हैं। और यह गंभीर आरोप मैं इसलिए लगा रहा हूं, नरेंद्र मोदी जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने चौथी पास, तब मैंने एक आर्टिकल लिखा था और क्यों लिखा बताता हूं। नरेंद्र मोदी ने सारे केंद्रीय मंत्रियों के सचिवों की एक मीटिंग बुलाई और उनको एक मोबाइल नंबर से अवगत कराया। क्या कहा? यह है मेरा मोबाइल नंबर। चौथी पास राजा के आगे हमारे देश में सेना का जनरल, सेना में 13 लाख सैनिक होते हैं, उनका जनरल बीके सिंह, पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति, उसकी घिक्की बन जाती है। एक से एक पढ़े लिखे व्यक्ति हमारे देश में टेलीप्रॉम्प्टर न होने पर नरेंद्र मोदी का मेमने लग जाते हैं। और हमारे देश का दूसरे नंबर पर जो गृह मंत्री अमित शाह है, उसे मुरादाबाद बोलना नहीं आता। तो जिसे मुरादाबाद बोलना नहीं आता और जो बिना पढ़े बोल नहीं सकते, वो देश पर शासन कर रहे हैं। ये प्रयोग हमारे देश में अन्ना हजारे को नायक बना करके, नायक बनाने की भूमिका किसकी रही? अरविंद केजरीवाल की। दोस्तों, मैं ये बात कहना चाहता हूं, चौथी पास के शासन में तमाम जो व्यवस्थाएं हुई है, बहुत बड़ी बात की जाती है कि साहब हमने बिजली घर घर पहुंचाई है। मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं, याद दिलाता हूं, 2019 में मैंने दावा किया था भारत में 132 बिजली उत्पादन करने के लिए जो बड़े बड़े प्लांट थे लगे, उन पर ताले लगाने पड़े, क्योंकि देश में बिजली ज्यादा हो गई थी। बिजली इसलिए ज्यादा नहीं हुई थी कि सातवीं पास अन्ना हजारे को नायक बनाकर चौथी पास राजा लाया गया। बिजली इसलिए ज्यादा हो गई थी क्योंकि नोटबंदी और टैक्स पद्धति के बाद हमारे देश के 6.5 लाख उद्योगों पर ताले लगे। तब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, चौथी पास राजा की सेना मतलब इनका विदेश मंत्री चीन के आगे गिड़गिड़ा रहा है। 18 दौर की वार्ता हमारे देश की चीन के साथ हो गई। अगर कोई घुसाया नहीं है तो 18 दौर की वार्ता क्यों की थी? दिल्ली मेरठ रैपिड रेल मार्ग का जो टनल का ठेका 1100 करोड़ का, वो पहले रद्द और बाद में आदान प्रदान क्यों किया था? ऐसे प्रतिबंध क्यों लगाया था? लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये चौथी पास का जो खेल है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। जब हमारे देश में हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद राहुल गांधी ने दिल्ली की संसद में, देश की संसद में अडानी का मामला उठाने का तय किया, तो कितनी बड़ी ताकत हमारे देश की कंपनियों की है। 20 लाख शेयर होल्डर है चीन का चांग चुंग लिंग, जिस देश के ऐप्स पर कुछ दिनों के लिए प्रतिबंध लगाया और कुछ दिनों के लिए दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का ठेके के टनल के ठेके को रद्द कर दिया गया। 20 लाख शेयर होल्डर है अदानी की कंपनी में, और अदानी की कंपनी में भारत के तमाम बंदरगाह, तमाम एयरपोर्ट, हथियार बनाने की कंपनियां और रेल की पटरियां सौंपी जा रही हैं। तब आपको सोचना पड़ेगा, दोबारा से ओडिशा की तरह पटरियों पे लोग नहीं गिरेंगे, रेल नहीं पलटेंगे, इसकी क्या गारंटी है? मैं यह बात इसलिए भी कहना चाहता हूं और आपको आगाह करना चाहता हूं। एक आईबी के आला अधिकारी ने मास्क लगाकर मेरे से बात की और मैंने पूछा था, तुम आईबी के आला अधिकारी हो, बताओ अगर पुलवामा में जवानों की हत्या नहीं होगी तो कितने लोग सांसद बनते भाजपा के? कहा 45। मैं मान गया कि ईमानदार आदमी है। और 303 आए तो उन्होंने एक बात हमसे कही,
भूपेंद्र रावत ये दोबारा जवानों की हत्या नहीं कराएगा, दोबारा ऐसे काम नहीं कराएगा, इसकी क्या गारंटी है। तब मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे देश में बालासोर में पटरी भी ठीक थी, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम भी ठीक था, सब लोग ड्यूटी भी ठीक कर रहे थे। तो जब सब कुछ ठीक था, पटरी ठीक थी, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम भी ठीक था, तो फिर एक जगह ही 3 ट्रेन क्यों टकरा गई? क्या यह भी एक क्रोनोलॉजी का हिस्सा है? जिस तरीके से अपनी तमाम असफलताओं को छिपाने के लिए पुलवामा में जवानों को मरवाया गया, बिहार चुनाव से पहले गलवान में बिहार रेजिमेंट के जवानों को मरवाया गया, इसी तरीके से पूरे मामले से ध्यान भटकाने के लिए राहुल अमेरिका में डटा, उसे ध्यान भटकाने का षड्यंत्र किया गया। ये मैं बात दावे से कह सकता हूं, इसकी तह तक अगर जाया जाए। इसलिए चौथी पास राजा को लाने वाले वही लोग हैं जो 7वीं पास को देश का नायक बनाए। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। धन्यवाद।